हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 9th NCERT हिस्ट्री की किताब चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 6वां है। यहां पर हम लोग किसान और काश्तकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के अध्याय में हम लोग किसान और काश्तकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं काश्तकार कौन होते हैं। देखिए, ऐसे किसान जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती है, बल्कि ये अन्य भूस्वामियों या किसानों से ज़मीन को पट्टे पर लेकर या किराए पर लेकर खेती करते हैं, तो ऐसे किसानों को काश्तकार कहा जाता है। आज के अध्याय में हम लोग 3 अलग अलग जगह के जो किसान हैं उनकी कहानियों को जानेंगे, जिसमें हम लोग इंग्लैंड के किसानों के बारे में जानेंगे। उसके बाद अमेरिका के जो गेहूं उत्पादक किसान थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर भारत में ब्रिटिश दौर में जो अफीम उत्पादक किसान थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत, यानी यहाँ पर खुले खेतों और कॉमन्स का दौर। आज से करीब 500 साल पहले इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्र में ना तो जमीन भूस्वामियों की निजी संपत्ति थी और ना ही उसकी बाड़ाबंदी की गई थी। बाड़ाबंदी का मतलब है जो पारंपरिक खुली ज़मीनें हैं उनको लेकर किसी भी किसान ने अपनी हदबंदी नहीं की थी। यहाँ पर एक सिस्टम था। इस सिस्टम के तहत साल की शुरुआत में एक सभा बुलाई जाती थी और सभा बुलाकर गांव के हर व्यक्ति को जमीन के टुकड़े आवंटित कर दिए जाते थे। अब देखिए, इस प्रक्रिया में कई बार ऐसा भी होता था कि उपजाऊ जमीन किसी व्यक्ति के हाथ पहुंच जाती थी और अनुपजाऊ जमीन या कम उपजाऊ जमीन किसी के व्यक्ति के हाथ पहुंच जाती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये सिस्टम मेंटेन था और इसी के तहत यहाँ पर जमीनें आवंटित की जाती थी। देखिए, इस तरह से जमीन का आवंटन तो यहाँ होता ही था। इसके अलावा यहाँ पर कुछ साझा जमीनें भी होती थी, यानी खेती की इस जमीन से परे साझा जमीन, जिनको यहाँ पे कॉमन्स कहा जाता था। और इन कॉमन्स वाली जमीनों पर सारे ग्रामीणों का हक होता था। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ग्राम समाज की जो ज़मीन होती है, जो कि सामुदायिक ज़मीन होती है, जिस पर पूरे गांव के लोगों का हक होता है, उसी तरह की ज़मीनें यहाँ भी थी, जिनको साझा ज़मीन यहाँ पर कॉमन्स कहा जाता था। तो कॉमन्स पर यहाँ पर पूरे गांव का हक होता था। पूरे गांव के लोग वहाँ पर मिलने वाले उत्पाद हैं या मिलने वाले यहाँ पर जो फल वगैरह हैं या खेतों जो भी खेती वगैरह होती थी वहाँ पर उनसे मिलने वाले उत्पाद होते थे, उनको आपस में बांट लेते थे। यहाँ पर स्थिति तब बदली है जब 16वीं सदी में जो ऊन के दाम हैं विश्व बाजार में चढ़ने लगे हैं। यानी अचानक से 16वीं सदी आते आते जो विश्व का बाजार है वहाँ पर ऊन की डिमांड बढ़ने लगी है। तो ऊन की डिमांड बढ़ने के साथ साथ जो ऊन के प्राइस हैं वो भी ऊपर जाने लगे हैं। ऐसे में यहाँ के जो भेड़ उत्पादक किसान थे उनके मन में लालच आया है। अब उनको लगने लगा है कि क्यों ना हम अपनी भेड़ों की नस्ल सुधारें और भेड़ों के पालन पर जोर दें। अब देखिए, भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए, भेड़ों के संख्या बढ़ाने के लिए जरूरी थी इनके पास ज़मीन का होना, क्योंकि जब ज़मीन होगी तभी तो ये लोग अधिक से अधिक भेड़ों का पालन कर पाएंगे, उनके चारे वगैरह का इंतजाम कर पाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए जो यहाँ की साझा ज़मीनें थी उनको अपने कब्जे में लेना स्टार्ट कर दिया, यानी उनकी बाड़ाबंदी स्टार्ट कर दी है। 18वीं सदी के शताब्दी के आरंभ तक बाड़ाबंदी की जो रफ्तार थी वो धीमी थी, लेकिन 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में बाड़ाबंदी आंदोलन जो था ये इंग्लैंड के पूरे देहात में फैल गया था। यानी 16वीं सदी से ये बाड़ाबंदी की स्टार्टिंग की गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके 18वीं सदी आ जाती है। 18वीं सदी की स्टार्टिंग में तो रफ्तार धीमी रही थी, लेकिन 18वीं सदी का जो अंतिम दौर था उसमें रफ्तार तेजी देखी गई इसमें। और इंग्लैंड के जो देहात वाले हिस्से थे उनके अधिकांश हिस्सों में जो साझा ज़मीनें थी, कॉमन्स ज़मीनें थी, उनकी बाड़ाबंदी की गई। 1750 से लेकर 1850 के बीच 60 लाख एकड़ ज़मीन पर बाड़ें लगाई गईं। ब्रिटेन की संसद ने इन बाड़ों को वैधता प्रदान करने के लिए करीब 4000 कानून पारित किए। अब देखिए, बाड़बंदी का वहाँ के समाज में क्या प्रभाव पड़ा। बाड़ाबंदी करने से वहाँ के जो गरीब तबके के लोग थे उनके सामने कई प्रकार की चुनौतियाँ खड़ी हो गईं, क्योंकि जो गरीब किसान थे वो इस साझा ज़मीन से, कॉमन ज़मीन से अपनी आजीविका चला रहे थे। इस साझा ज़मीन से मिलने वाले जो उत्पाद हैं उन उत्पादों का उपयोग खाद्यान्न के रूप में करते थे। यहाँ पर वो शिकार वगैरह भी कर सकते थे। जब इनकी बाड़ाबंदी की गई है तो उनकी इन बाड़ाबंदी वाले क्षेत्रों में एंट्री निषेध कर दी गई है। तो ऐसे में उनके सामने आजीविका का और खाद्यान्न का संकट क्रिएट हो गया है। 1660 के दशक में जो इंग्लैंड के कई हिस्से हैं यहाँ पर किसान जो थे वो सलजम और तिपतिया घास, जिसको क्लोवर कहा जाता है, इसकी खेती करने लगे थे। यानी यहाँ पे बताया गया कि यहाँ के किसान किस चीज़ की खेती करते थे, ये सलजम की खेती करते थे और तिपतिया घास की खेती करते थे। सलजम और तिपतिया घास को उगाने का यहाँ पर एक फ़ायदा ये था क्योंकि दोनों ही नाइट्रोजनी फसलें थीं। नाइट्रोजनी का मतलब ये है कि ये फसलें जो हैं इन्हें उगाने से ज़मीन में नाइट्रोजन की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है ज़मीन की जो उपजाऊपन है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ के किसानों को समझ में आ गया था कि सलजम और तिपतिया घास जो है ये हम लोग अच्छे से खा भी लेते हैं और इसे उगाने से क्या होता है हमारी ज़मीनों की उपजाऊपन ही बढ़ जाता है।
तो ऐसे करके यहाँ के किसान जो थे 16वीं सदी में 1660 के दशक में शलजम और तिब्बतिया घास उगाते थे। यहाँ पे बाड़ाबंदी के बारे में बताया गया कि पारंपरिक खुली जमीनों पर निजी बाड़ लगाने की जो ऐतिहासिक प्रक्रिया है इसको बाड़ाबंदी कहा जाता है। आगे है इंग्लैंड में अनाज की बढ़ती मांग। देखिए 1750 से 1900 के बीच इंग्लैंड की जो आबादी थी करीब 4 गुना बढ़ गई। 1750 में कुल आबादी यहाँ की करीब 17 लाख थी, जो 1850 में 2.1 करोड़ और 1900 में करीब 3 करोड़ तक जा पहुंची। अब जब आबादी इतनी बड़ी संख्या में बढ़ गई है तो उस आबादी का पेट भी भरना है, तो पेट भरने के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक खाद्यान्न उपजाया जाए। जहां एक और 16वीं शताब्दी में जो बाड़ाबंदी की गई थी, बाड़ाबंदी का मुख्य लक्ष्य भेड़ पालन का विकास करना था, वहीं 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक आते आते अब बाड़ाबंदी का मेन उद्देश्य हो गया अनाज उत्पादन करना, क्योंकि यहाँ पर इस बढ़ी हुई आबादी की जरूरतों को पूरा भी करना था। ये वही दौर था जिस समय इंग्लैंड का औद्योगिकरण भी हो रहा था और औद्योगिकरण होने से लोग जो थे गाँव से शहरों की ओर रुख करने लगे थे। देखिए पहले क्या था, औद्योगिकरण से पहले यहाँ के जो ग्रामीण समाज के लोग थे वो किसान हुआ करते थे। जब ये लोग औद्योगिकरण में शामिल हुए हैं, ये लोग गांव से शहरों में पहुंचे हैं, तो ये लोग मजदूर बनकर रह गए हैं। अब मजदूर बनकर रह गए हैं तो उनके सामने खाद्यान्न का संकट है, तो खाद्यान्नों के लिए ये लोग जो थे ये बाजार पर डिपेंड हो गए हैं। जब यहाँ पर इस तरह के जो लोग हैं इनकी संख्या जब बढ़ने लगी, मजदूरों की संख्या जब बढ़ने लगी है, तो यहाँ पर खाद्यान्नों की डिमांड की बढ़ने के साथ साथ खाद्यान्न के जो प्राइस हैं यानी इनके दाम भी जो हैं ये बढ़ने लगे हैं। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध भी स्टार्ट हो गया है और युद्ध स्टार्ट होने से यहाँ पर खाद्यान्नों के आयात सहित यहाँ का पूरा व्यापार जो था वो बाधित हो गया था। जब युद्ध स्टार्ट हो गया है, व्यापार भी बाधित हो गया है, तो यहाँ पर खाद्यान्नों के जो दाम थे वो आसमान छूने लगे थे। अब देखिए इस सिचुएशन में यहाँ के जो भूस्वामी थे जो कि खाद्यान्न उत्पादन कर रहे थे, उनके सामने अवसर था कि वो अधिक से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करें और सरकार पर ये दबाव डालें कि वो बाड़ाबंदी के फेवर में कानून पारित करें। तो यहाँ के किसानों ने क्या किया है, यहाँ के किसानों ने इस अवसर पर बड़े पैमाने पर अनाज उगाना स्टार्ट कर दिया है और इन्होंने बाड़ाबंदी कानून पारित करने के लिए संसद पर दबाव डालना भी स्टार्ट कर दिया है। अब आगे है बाड़ाबंदी का गरीबों पर प्रभाव। देखिए 16वीं सदी में स्टार्ट हुई बाड़ाबंदी ने जो यहाँ के भूस्वामी थे उनको तो मालामाल कर दिया, यानी भूस्वामियों की तिजोरियों को तो भर दिया, लेकिन यहाँ के जो गरीब लोग थे ये बेचारे इस बाड़ाबंदी के चलते भूखे मरने पर मजबूर हो गए हैं। क्योंकि बाड़ाबंदी जो थी वो कॉमन्स वाली ज़मीनों की गई थी, साझा ज़मीनों की गई थी। बाड़ाबंदी से पहले जो यहाँ के गरीब थे इन कॉमन्स ज़मीनों के सहारे वहाँ के जो मिलने वाले उत्पाद वगैरह हैं, यानी वहाँ पर जो खाद्य उत्पाद जहाँ से मिलते थे उनको इकट्ठा करके लाते थे, कॉमन्स वाली ज़मीनों पर शिकार करते थे, वहाँ के जल स्रोतों से मछलियाँ पकड़ते थे, ऐसे करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जब कॉमन्स की ज़मीनों की बाड़ाबंदी कर दी गई, हदबंदी कर दी गई है, तो ऐसे में इन बाड़ों में ये गरीब लोग नहीं जा सकते थे, इनकी एंट्री प्रतिबंधित थी। जहाँ कहीं बड़े पैमाने पर बाड़ाबंदी हुई, खासतौर पर इंग्लैंड के मध्यवर्ती क्षेत्रों और आसपास के प्रांतों में, वहाँ गरीबों को ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। क्योंकि जो गरीब लोग थे वो कॉमन्स वाली ज़मीनों पर रहा करते थे, कॉमन्स वाली ज़मीनों के आसपास रहा करते थे। तो जब भूस्वामियों ने बाड़ाबंदी की है तो इन गरीबों को वहाँ से निकाल फेंका है। तो ऐसे में इन गरीबों के सामने अब संकट क्रिएट हो गया है, भाई ये लोग क्या करें। तो ऐसे में ये लोग मजदूर बनने को मजबूर हो गए हैं। ये लोग जो है नए रोजगार की तलाश में मध्यवर्ती क्षेत्रों से दक्षिणी प्रांतों की ओर जाने लगे थे। हालांकि जो मध्य क्षेत्र था, मध्य क्षेत्र में सबसे सघन खेती होती थी और वहाँ पर खेतिहर मजदूरों की भारी डिमांड भी थी। चूँकि यहाँ पर जो भूस्वामी थे बहुत ज़्यादा संपन्न थे और भूस्वामी कोशिश करते थे कि जो कृषि मजदूर हैं उनको कम से कम मजदूरी दी जाए, तो इस वजह से मजदूरी की दरें भी बहुत ज़्यादा उच्च नहीं थी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं खेती में जो काम होता है वो केवल 2 टाइम पर होता है, एक तो फसल की जिस समय बुवाई होती है उस समय होता है और फसल की जो कटाई होती है उस समय होता है, बाद बाकी समय खाली रहना पड़ता है। तो यहाँ पर यहाँ के जो लोग थे, गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, उनके सामने भी पूरे साल यही संकट रहता था। कुछ महीनों में ही काम होता था, बाद बाकी महीने उन्हें खाली बैठना पड़ता था। ऐसे में कॉमन्स वाली ज़मीनें थी नहीं और ऊपर से काम भी पूरे साल नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भुखमरी जैसे हालात थे। गरीबों के लिए काम अनिश्चित, रोजगार असुरक्षित और आय जो थी अस्थिर हो गई। अब चूंकि यहाँ पर अर्थतंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या था, हर चीज़ जो थी उच्च दाम पर बिकने लगी थी। तो इस वजह से यहाँ के जो गरीब लोग थे उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो सामान को खरीद सकें, खाद्यान्न को खरीद सकें। अब आगे है थ्रेसिंग मशीन का आगमन। देखिए जिस समय नेपोलियन ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है, उन दिनों जो खाद्यान्न के भाव थे ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। ऐसे में अवसर का लाभ उठाने के लिए यहाँ के जो भूस्वामी हैं या काश्तकार हैं, इन्होंने जमकर अपना उत्पादन बढ़ाया है। इनके मन में ये था कि ये जो सिचुएशन है खाद्यान्न के भाव ऊंचे वाली, ये सिचुएशन आगे तक रहेगी और इसका हमें लाभ मिलेगा।
तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उस समय मार्केट में नई नई थ्रेसिंग मशीनें आई थी, उनको खरीदना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो मजदूर होते हैं, मजदूरों के साथ हर जगह एक दिक्कत ये होती है, अगर आप लोग मजदूरों पर प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे तो मजदूर लोग प्रॉपर काम नहीं करते हैं। तो वहाँ पर भी ऐसा ही था, वहाँ पर मजदूर काम चोरी करते थे। तो यहाँ के काश्तकार जो हैं, यहाँ के जो भूस्वामी हैं, उनके मन में ये था कि मार्केट में नया नया इन्वेंशन आया है, आविष्कार आया है थ्रेसिंग मशीन का, उसको इस्तेमाल में लिया जाए जिससे कि उत्पादन बढ़ सके। तो इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन उसी समय यूरोप से अनाज का आयात बढ़ने लगा है, और जब यूरोप से भी अनाज आने लगा है और यहाँ के किसान भी जमकर अनाज उत्पादन कर रहे थे, तो ऐसे में अनाज जो था सरप्लस हो गया। तो अनाज की बहुतायत होने की वजह से अनाज का दाम गिर गया और यहाँ पर कृषि मंदी छा गई। अब जब कृषि मंदी छा गई है तो यहाँ के जो किसान हैं, जो इस उम्मीद में बैठे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा, अब उनका जो सपना था वो चकनाचूर हो गया है। ऐसे में भूस्वामियों ने क्या किया है, खेती की ज़मीन को कम करना स्टार्ट कर दिया है और सरकार से डिमांड की है कि अनाज का आयात रोका जाए। इन्होंने जो है मजदूरों की जो दिहाड़ी है और संख्या भी कम करना स्टार्ट कर दिया है। यानी एक तो इन्होंने क्या किया, एक तो नई नई थ्रेसिंग मशीनें भी ले आए हैं, और जो कुछ मजदूर काम कर रहे थे उनकी दिहाड़ी भी कम कर दी है और मजदूरों की संख्या भी कम करना स्टार्ट कर दी है। देखिए, ये वही दौर था जब देहात में कैप्टन स्विंग नामक दंगे यहाँ पे फैलने लगे थे। गरीबों की नज़र में थ्रेसिंग मशीन जो थी ये बुरे वक्त की निशानी बन गई थी। यानी गरीब ऐसा मानने लगे थे कि थ्रेसिंग मशीन आने से हमारा जो रोजगार है वो छिन गया है। तो कई जगह क्या हुआ है, कई जगह यहाँ के जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्होंने रातों में जाकर जो किसान थे जिनके यहाँ थ्रेसिंग मशीन यूज हुआ करती थी या ले रखी थी, उनके खलिहानों में आग लगा दी है, उनके खाद्य भंडारों में आग लगा दी है, थ्रेसिंग मशीनों में तोड़फोड़ की गई है, उन्हें धमकी भरे पत्र लिखकर दिए गए हैं। और जब धमकी भरे पत्र लिखकर दिए जाते थे उन पर कैप्टन स्विंग का नाम होता था। हालांकि कैप्टन स्विंग एक काल्पनिक कैरेक्टर था, लेकिन फिर भी जब वो पत्र लिखते थे कि आप लोग थ्रेसिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उस पत्र में कैप्टन स्विंग का नाम डालते थे। तो इस वजह से ये जो दंगे हुए हैं 2 साल तक करीब, इन दंगों को कैप्टन स्विंग वाला आंदोलन कहा गया है। 1 जून 1830 को इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के एक किसान के बाड़े में रात को आग लगने से पुआल सहित यहाँ पर जो सारा खलिहान था ये जलकर राख हो गया। फिर 28 अगस्त 1830 के दिन इंग्लैंड के ईस्ट कैंट में मजदूरों ने एक थ्रेसिंग मशीन को तोड़फोड़ करके नष्ट कर दिया, क्योंकि मजदूरों की नज़र में यही था कि थ्रेसिंग मशीन आने से उनका जो है पूरा का पूरा रोजगार खत्म हो गया है, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और रोजगार मिल भी रहा है तो बहुत कम मजदूर पे मिल रहा है। तो ऐसे में थ्रेसिंग मशीन से वो नफरत करने लगे थे। किसानों को धमकी भरे पत्र मिलने लगे कि वे इन मशीनों का इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि इनके कारण मेहनतकशों की रोजी छिन गई थी। ज़्यादातर खेतों पर कैप्टन सिंह नाम के किसी आदमी के दस्तखत होते थे, यानी कि लेटर डाला जाता था, उस पर कैप्टन सिंह नामक कोई आदमी था, हालांकि एक काल्पनिक किरदार था, उसके दस्तखत होते थे और ये धमकी दी जाती थी कि आप लोग जो थ्रेसिंग मशीन है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब है रोटी की टोकरी और रेतीला बंजर। देखिए, रोटी की टोकरी का मतलब क्या है। इतिहास में अगर हम लोग बात करें तो एक जमाने में अमेरिका ने दुनिया के लगभग सभी देशों को खाद्यान्न का निर्यात किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था उस समय यूरोपीय देश जो देश उसमें शामिल थे उनके यहाँ पे उत्पादन जो था वो ठप पड़ गया था। ऐसे में यूरोपीय देशों ने उस समय अमेरिका से ही खाद्यान्न का आयात किया है। भारत की भी बात करें, क्योंकि भारत में अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए खेती का इस्तेमाल किया था और हमारे यहाँ पर खेती जो थी लगभग बंजर हो चुकी थी, उत्पादन शून्य के बराबर था, ना के बराबर था। तो भारत सरकार भी जो थी वो अमेरिका से ही खाद्यान्न का आयात करती थी। 1947 या 1950 तक हम लोग भी खाद्यान्न का आयात अमेरिका से करते थे। तो एक ज़माने में अमेरिका ने जो है दुनिया के लगभग सभी देशों का पेट भरा है, इसी वजह से इसको रोटी की टोकरी की संज्ञा दी जाती है। अब रेतीला बंजर का मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन की वजह से यहाँ पर पारिस्थितिकी संकट क्रिएट हुआ और इसकी वजह से यहाँ पर 1830 के दशक में रेतीले तूफान आए, तो इसी वजह से इसको रेतीला बंजर कहा गया है। देखिए, 18वीं सदी के अंत तक अमेरिका में 80 करोड़ एकड़ भूमि पर जंगल थे और 60 करोड़ एकड़ भूमि पर सिर्फ घास उगती थी। 1780 के दशक तक श्वेत अमेरिकी बसावट जो थी ये पूरी तट पर एक छोटी संकीर्ण पट्टी तक सीमित थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी और उसके बाद यूरोपीय लोगों को अमेरिका महाद्वीप के बारे में पता चला है। तो बाद के समय में कोलंबस के बाद अन्य यूरोपीय लोग भी आए हैं, तो वो लोग आकर इस पूरी पट्टी पर यहाँ छोटे से क्षेत्र में बस गए थे। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि 1780 के दशक तक जो श्वेत अमेरिकी बसावट है, यानी गोरे लोगों की जो बसावट है, ये पूरी तट पर एक छोटी संकीर्ण पट्टी में थी। अमेरिका में जगह जगह यहाँ पर मूल निवासियों के बड़े बड़े समूह मिलते थे, जिनमें से कुछ लोग घुमंतू थे तो कुछ लोग स्थायी रूप से रहने वाले थे। यहाँ पर बहुत सारे जो समूह थे सिर्फ शिकार करके
खाद्य पदार्थ बीनकर या फिर मछलियां पकड़ के अपना गुजारा करते थे, जबकि कुछ यहाँ पर मक्का, फलियां, तंबाकू और कुमड़े की खेती करते थे। 16वीं सदी से ही यहाँ के जो आदिवासी समूह थे, ये वन बिलाव का फर जो था, वन बिलाव एक जानवर होता है, उसका फर का मतलब ये है, ऊपर की जो स्किन होती है उसमें जो फर होते हैं, रोए जो होते हैं, उसका व्यापार ये लोग यूरोपीय व्यापारियों के साथ करते थे। यानी उसको यूरोपीय व्यापारियों को ये लोग बेचते थे और ऐसे करके लाभ कमाते थे। हालांकि 20वीं सदी तक आते आते जो श्वेत अमेरिकी हैं, यानी जो गोरे लोग हैं, ये पश्चिम की ओर फैल गए थे। यानी ये लोग पहले जो पूर्व की संकीर्ण पट्टी में मौजूद थे, ये लोग 20वीं सदी तक आते आते पश्चिम की ओर आगे बढ़ने लगे हैं और पश्चिम की ओर फैल गए थे और उन्होंने वहाँ की जमीन को कृषि योग्य बना लिया था। इन गोरे लोगों ने जो यहाँ के मूल जनजातियाँ थी या मूल कबीले थे, उनको उनकी जगह से विस्थापित कर दिया है और अलग अलग खेतिहर इलाके बना लिए थे। यानी इन लोगों ने क्या किया है, इन गोरे लोगों ने, चूंकि गोरे लोग जो थे वो यूरोप से आए हुए लोग थे, तो इन लोगों ने यहाँ के जो अमेरिका के मूल निवासी थे, इनको पीछे की तरफ खदेड़ दिया है, पश्चिम की ओर खदेड़ दिया है और बाद बाकी जो क्षेत्र यहाँ पर दिखा है उस पर कब्जा जमा लिया, उस पर इन्होंने अपने अपने खेत डेवलप कर लिए हैं। कृषि उत्पादन के विश्व बाजार में अमेरिका की तूती बोलने लगी थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे हालात क्रिएट हुए थे जिसकी वजह से अमेरिका की पूरे बाजार में, कृषि बाजार में तूती बोलने लगी थी। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो यूरोप था, यूरोप की सप्लाई बाधित हो गई थी, यूरोप में उत्पादन ठप्प पड़ गया था। तो ऐसे में यूरोप पूरा अमेरिका से ही अनाजों का आयात करता था। यहाँ तक कि आपके एशियाई कंट्री यानी हमारे भारत ने भी अमेरिका से अनाजों को आयात किया है। तो इसी वजह से यहाँ बोला गया है कृषि उत्पादन में विश्व बाजार में अमेरिका की तूती बोलने लगी थी। आगे है यहाँ पर पश्चिम की ओर प्रसार तथा गेहूं की खेती। आपके सामने यहाँ पर अमेरिका का मैप दिया गया है। हालांकि ये मैप 1920 में अमेरिका के जो खेतीय क्षेत्र थे उनकी स्थिति को दर्शाता है। फिर भी ये मैप देखकर आपके मन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये अमेरिका का पूरब वाला हिस्सा है, ये अमेरिका का पश्चिम वाला हिस्सा है और ये मध्यवर्ती भाग है। देखिए, अमेरिका का जो पश्चिम वाला हिस्सा है ये रॉकी पर्वतमाला वाला हिस्सा है जो कि उपजाऊ नहीं है, यहाँ पर खेती करना संभव नहीं है। अमेरिका में जो अधिकांश खेती होती है वो मध्यवर्ती भूमि में होती है। यहीं पर ग्रेट प्लेन्स हैं, मक्का और गेहूं की पट्टी भी यहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा खेती जो है पूरब की पतली सी पट्टी पर भी होती है। तो यहाँ पर अधिकांश जो खेती होती है वो मध्यवर्ती भूभाग में होती है। अब यहाँ पर अमेरिका के बारे में बताया गया है कि 1775 से लेकर 1783 के बीच में अमेरिका में सिविल वार चला था, यानी गृह युद्ध चला था। और गृह युद्ध के बाद जब अमेरिका स्थापित हुआ है, अमेरिका का गठन हो गया है, उसके बाद जो गोरे लोग हैं, इन लोगों ने पूरब की संकीर्ण पट्टी से निकलकर पश्चिम की तरफ अपने आवास बनाए हैं। थॉमस जेफरसन के 1800 में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने तक लगभग 7 लाख गोरे लोग जो थे ये दर्रों के रास्ते होते हुए अपलेशियन पठारी क्षेत्र में जाकर बस चुके थे। यानी यह बताया गया है कि जिस समय यहाँ पर सन 1800 में थॉमस जेफरसन राष्ट्रपति बने, उस समय तक करीब 7 लाख गोरे लोग जो हैं ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जाकर बस चुके थे। देखिए, जिस समय जो गोरे लोग पूर्व से पश्चिम की तरफ गए हैं, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने में इनका टकराव अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, जिनको अमेरिकन इंडियन या फिर रेड इंडियन भी कहा जाता है, उनसे इनका टकराव हुआ है। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अमेरिका के मूल निवासियों को पश्चिम की तरफ खदेड़ दिया है और उनके जो खेत खलिहान है या उनकी जो जमीन है उन पर कब्जा कर लिया है। बाद के समय में अमेरिका की सरकार ने भी इनको सपोर्ट किया है। अमेरिका की सरकार ने भी क्या किया है, ऐसी नीतियां बनाई हैं जिससे कि अमेरिका के मूल निवासियों को पश्चिमी तक खदेड़ दिया गया है और गोरे लोगों को यहाँ की जमीनें दे दी गई हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने 1800 के बाद के दशकों में औपचारिक नीति बनाकर अमेरिकन इंडियन को पहले मिसिसिपी नदी के पार और बाद में और भी पश्चिम की तरफ खदेड़ना स्टार्ट कर दिया। 18वीं शताब्दी के पहले दशक तक ये प्रवासी जो हैं, प्रवासी का मतलब ये गोरे लोग जो हैं, ये अपलेशियन पठार में बस चुके थे और 1820 से लेकर 1850 के बीच में इन्होंने जो है मिसिसिपी की घाटी में भी पैर जमा लिए थे। देखिए, जो गोरे लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, इन्होंने यहाँ के जो जंगल थे इनका सफाया कर दिया है और यहाँ पे बड़े बड़े खेत बनाए हैं। इन खेतों में इन्होंने मक्का और गेहूं की खेती स्टार्ट कर दी है। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो खाद्यान्न का उत्पादन केवल इतना ही करते थे जितने में उनकी जरूरतें पूरी हो जाएं। लेकिन जो गोरे लोग हैं, इनका केवल और केवल एक मकसद है कि अधिक से अधिक हमें उत्पादन करना है और मुनाफा कमाना है। तो इन्होंने क्या किया है, वहाँ के जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको नष्ट कर दिया है। वहाँ के जो घास के मैदान है, वहाँ के जो जंगल है, उनको नष्ट कर दिया है और बड़े बड़े खेत बनाए हैं। अब है यहाँ पर गेहूं उत्पादक किसान। देखिए, 19वीं सदी के आखिरी सालों में अमेरिका के गेहूं उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। अब जो है शहरी आबादी बढ़ने लगी थी और शहरी आबादी बढ़ने के साथ साथ जो खाद्यान्न की डिमांड ये बढ़ने लगी है और गेहूं के दामों में भी उछाल आ रहा था। रेलवे के प्रसार की वजह से खाद्यान्नों को गेहूं उत्पादक क्षेत्रों से
निर्यात के लिए पूर्वी तट पर ले जाना आसान हो गया। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था, जो अमेरिका का मध्यवर्ती भाग था वो गेहूं उत्पादक क्षेत्र था। तो यहाँ से रेलवे लाइनें जो हैं पूर्व की तरफ बिछाई गई हैं और पूरब के जो बंदरगाह हैं वहाँ से खाद्यान्नों को यूरोप को निर्यात किया जाने लगा है। पहले विश्व युद्ध के दौरान जब रूस के गेहूं की आपूर्ति पर रोक लग गई है, उस समय पूरा का पूरा यूरोप जो है अमेरिका पर ही डिपेंड हो गया है। राष्ट्रपति विल्सन ने किसानों से आह्वान भी किया था, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये कथन किसका है। क्योंकि उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, उस समय यूरोप की जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र थे वो नष्ट हो चुके थे। गेहूं का उत्पादन या खाद्यान्न का उत्पादन ना के बराबर हो रहा था और उस समय यूरोप पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड हो गया था। तो ऐसे में राष्ट्रपति विल्सन ने अपने यहाँ के किसानों से आह्वान किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं उपजाओ और गेहूं ही आपको जंग जिताएगा। 1910 में अमेरिका की 4.5 करोड़ एकड़ जमीन पर गेहूं की खेती की जा रही थी और 9 साल बाद, 9 साल का मतलब 1919 तक गेहूं उत्पादन का जो क्षेत्रफल था ये बढ़कर 7.4 करोड़ एकड़, यानी लगभग 65% की इसमें बढ़ोतरी हो चुकी थी। इसमें से ज़्यादातर वृद्धि जो थी विशाल मैदानों में, यानी जो ग्रेट प्लेन्स, जो प्रेरीज के मैदान थे, प्रेरीज घास के मैदान थे, वहां पर हुई थी, जहां पर नए क्षेत्रों को जोता जा रहा था। नई तकनीक का आगमन। देखिए, तकनीकी आगमन से पहले यहाँ पर भी पारंपरिक तरीके से खेती होती थी। जैसे भारत में आज से 50 साल पहले बैलों की मदद से खेती होती थी, वैसे ही यहाँ पर भी जो है बैल या फिर घोड़ों से जुतने वाले जो हल थे वो इस्तेमाल किए जाते थे। तो वैसे ही ये लोग खेती करते थे। यहाँ के किसानों ने तकनीकी आगमन से पहले जमीन के अकॉर्डिंग अपने जो उपकरण थे उनमें फेरबदल किया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पूरब में जो तटीय भूमियाँ थी, तटीय भूमि के किनारे जो खेत वगैरह थे, वहाँ पर हलों के फाले छोटे हुआ करते थे। जबकि जब ये लोग मध्यवर्ती भाग में आए हैं तो मध्यवर्ती जो भूमियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा सख्त थी और वहाँ पर कई फुट लंबी, कई मीटर लंबी घास भी हुआ करती थी। तो उनको खटाने के लिए, ज़मीन को अंदर तक जोतने के लिए इन लोगों ने अपने हलों के फाले काफ़ी ज़्यादा लंबे कर दिए थे। जब तकनीकी विकास हुआ है, तकनीकी उपकरण डेवलप किए गए हैं, तो इन लोगों ने भी उनका इस्तेमाल किया है। 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में गेहूं की खेती के लिए ट्रैक्टर और डिस्क हलों का उपयोग किया जाने लगा। 1830 से पहले फसल कटाई के लिए हंसिया का इस्तेमाल किया जाता था। यानी यहाँ पर 1830 से पहले यहाँ पर काफ़ी लंबे लंबे हंसिया इस्तेमाल होते थे। लेकिन 1831 में साइरस मैककॉर्मिक के द्वारा आविष्कारित कंबाइंड हार्वेस्टर का जब आविष्कार हो गया है, उसके बाद इन लोगों ने कंबाइंड हार्वेस्टर का इस्तेमाल कटाई के लिए किया है। अब यहाँ पर गरीब जनता की दशा के बारे में बताया गया है। देखिए, जैसा कि आप लोग इंग्लैंड के अनुभवों को देख चुके हैं, वहाँ पर जब थ्रेसिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाने लगा है तो मजदूरों की ज़रूरत खत्म हो गई है। ऐसे में मजदूर जो थे वो बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति बनी है, जब यहाँ पर तकनीकी उपकरण इस्तेमाल में लाए जाने लगे हैं तो मजदूरों की ज़रूरत यहाँ पर भी खत्म हो गई है, यानी मजदूरों का रोजगार छिन गया है। इसके अलावा जो गरीब किसान थे जिन्होंने कर्ज लेकर मशीनें खरीदी थी, तो उन्होंने इस उम्मीद पर मशीनें खरीदी थी कि गेहूं के जो दाम हैं वो हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे, है ना। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ है, गेहूं की बहुतायत होने लगी है और गेहूं के दाम घटने लगे हैं। और गेहूं के दाम घटने से क्या हुआ है कि ये लोग अपना कर्ज जो था वो चुका नहीं पाए हैं। ऐसे में ये किसान जो हैं अपने ज़मीनों से हाथ भी धो बैठे हैं। बिजली चलित मशीनों के आगमन से मजदूरों की जो ज़रूरत थी काफ़ी कम हो गई थी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी महायुद्ध के बाद, जो बाजार थे वो गेहूं से भरे पड़े थे। उसका रीजन ये था, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के जो देश थे वो युद्ध में शामिल थे, तो वहाँ पे उत्पादन नहीं हो रहा था। जैसे युद्ध समाप्त हुआ है, हालात सामान्य हुए हैं, तो वहाँ पर भी उत्पादन स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे में यूरोप के देशों ने आयात कम कर दिया है। तो अमेरिका में जो भर भर के उत्पादन हो रहा था, अब गेहूँ जाए तो जाए कहाँ भाई, उत्पादन कर तो रहे हैं लेकिन कोई लेने वाला ही नहीं है। तो स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि कोई खरीदार ढूंढने नहीं मिल रहे थे। तो इन सब परिस्थितियों के बीच ही 1930 के दशक की जो महामंदी की पृष्ठभूमि है वो इसी में देखी जा सकती है। आपको पता होगा कि 1929 में यहाँ पर महामंदी आई थी। तो महामंदी के पीछे यही सब कारण उत्तरदायी थे। उत्तरदायी होने का रीजन यहाँ पर यही था कि किसानों ने ये सोचा था कि गेहूं का जो प्राइस है हमेशा ऐसा ही रहेगा, उच्च रहेगा। लेकिन जैसे ही प्रथम खत्म हो गया है, उसके बाद गेहूं की कीमतों में एकदम गिरावट आई है। और गिरावट आने से यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर लोग जो अतिरिक्त उत्पादन कर रहे थे, अब वो अतिरिक्त उत्पादन लेकर कहाँ जाएं। तो ऐसे में समय बीतता गया और यहाँ पर एक भारी महामंदी देखी गई है। अब है रोटी की टोकरी से रेत के कटोरे तक। देखिए, जब अमेरिका के गोरे लोग पूरब की संकीर्ण पट्टी को छोड़कर पश्चिम की तरफ बढ़े हैं, तो इन लोगों ने बीच वाले जो मध्यवर्ती भाग है इस पर भी कब्जा किया है और मध्यवर्ती भाग के जो जंगल हैं या प्रेरी घास के मैदान हैं उनको साफ कर दिया है, ताकि वहाँ पर खेतों का विकास करके
अधिक से अधिक गेहूं की खेती की जा सके। तो इन्होंने क्या किया है, इन जंगलों को, इन प्रेरी घास के मैदानों को साफ कर दिया है और यहाँ पर खेती का विस्तार किया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेहूं की खेती भी की है, सघन उत्पादन भी किया है। गेहूं के सघन उत्पादन की वजह से ये जो पूरा क्षेत्र था, इस क्षेत्र की मिट्टी की जो ऊपरी लेयर थी वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी। और 1930 के दशक में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर तूफान आने स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि तूफान तो यहाँ पहले भी आते थे, लेकिन जब 1930 के दशक में यहाँ पे तूफान आए हैं, तो तूफान जब आए हैं तो मिट्टी की जो पतली ऊपरी लेयर थी उसको अपने साथ उड़ा ले गए हैं। मिट्टी की ऊपरी लेयर जब तूफान में शामिल हो गई है तो ये तूफान जो है रेतीले तूफान बन गए हैं और इन तूफानों ने काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप ले लिया है। ये तूफान इतने ज़्यादा भयानक थे, जिस भी क्षेत्र से ये तूफान गुजरते थे उस पूरे क्षेत्र को ये मिट्टी से पाट देते थे। इन तूफानों की ऊंचाई, रेतीले तूफानों की ऊंचाई जो थी 7,000 से लेकर 8,000 मीटर के करीब थी। और इस पूरे काल में ऐसा कोई दिन या वर्ष नहीं रहा जब इन रेतीले तूफानों ने तबाही न मचाई हो। इन रेतीले तूफानों से खेत के खेत पट जाते थे और उनकी मैट जो होती थी रेत में गुम हो जाती थी। देखिए, रेतीले तूफानों का असर वहाँ के मनुष्यों पर, पशुओं पर, यहाँ तक कि नदियों में रहने वाली मछलियों पर भी पड़ा, क्योंकि इन सब के लंग्स में धूल और कीचड़ भर जाती थी, जिससे कि वहाँ पे पशुओं की मृत्यु भी हुई है। तो फेफड़ों में धूल और कीचड़ भरने से पशु भारी संख्या में मारे गए हैं। नदियों के ऊपर जब रेत की परत जम गई है तो नदी के पानी में रहने वाली जो मछलियाँ हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हुई है और मछलियाँ भी यहाँ पर फिर मरने लगी हैं। गेहूं के उत्पादन में क्रांति लाने वाले जो ट्रैक्टर और मशीनें थे अब रेत के ढेरों में फंसकर बेकार हो गए थे। देखिए, यहाँ पर बताया भी गया है कि 1930 के दशक में सूखे की वजह से तापमान जो था बढ़ता चला गया था। उसका रीजन यहाँ पर ये भी दिया गया है क्योंकि सूखा पड़ा और सूखा पड़ने के साथ जो मध्यवर्ती क्षेत्र था जहाँ पर कभी हरियाली हुआ करती थी, प्रेरी घास के मैदान हुआ करते थे, अब वहाँ पर खेत डेवलप कर दिए गए थे। तो खेती का विकास करने की वजह से जो ज़मीन की ऊपरी लेयर थी वो पतली हो चुकी थी। जैसे पहले जंगल थे, घास की जड़ें थी, वो सब मिट्टी को बांधे रखते थे। अब चूंकि यहाँ पर खेती की जाने लगी थी तो खेती की जाने की वजह से यहाँ पर क्या था, लगातार हल चलाए गए और हल चलाने से यहाँ पर जो मिट्टी की ऊपरी लेयर थी वो पतली हो चुकी थी। तो तूफान जब आए हैं तो तूफानों ने अपने साथ मिट्टी को भी शामिल कर लिया है। इसी वजह से ये तूफान जो थे काफ़ी ज़्यादा विकराल हो गए थे। हालांकि इन तूफानों के आने की वजह से यहाँ के लोगों को समझ में आने लगा है कि पर्यावरण का सम्मान करना भी जरूरी है। अगर पर्यावरण को ध्यान में नहीं रखेंगे, पर्यावरण का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में इस तरह के संकट हर बार देखने को मिलेंगे। अब है भारतीय किसान और अफीम की खेती। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद भारत में धीरे धीरे ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया था और ब्रिटिश शासन स्थापित होने के बाद अंग्रेजों ने जो भी नीतियां बनाई हैं वो अपने व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखकर नीतियां तैयार की हैं। उन नीतियों ने भारत के पूरे समाज को प्रभावित किया है, जिसमें न केवल किसानों को बल्कि यहाँ के चरवाहों को, बुनकरों को और यहाँ के शासकों को भी प्रभावित किया है। अंग्रेजों की नीतियों में उनकी जो मंशा थी वो स्पष्ट झलकती थी। अंग्रेज केवल और केवल व्यावसायिक हित पूरा करना जानते थे। उन्होंने यहाँ के संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल किया, भरपूर दोहन किया ताकि अपने देश को वो समृद्ध बना सकें। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को व्यावसायिक फसलों को उगाने के लिए बाध्य किया है, यानी ऐसी फसलों को उगाने के लिए बाध्य किया है जिनकी विश्व बाजार में, खास करके इंग्लैंड के मार्केट में डिमांड थी। तो विश्व बाजार की मांग के अनुसार नील, गन्ना, कपास, जूट और गेहूं और अन्य ऐसी ही निर्यात आधारित जो फसलें हैं ये पैदा करने के लिए यहाँ के किसानों को बाध्य किया है। ये फसलें जो हैं यूरोप की शहरी आबादी और इंग्लैंड स्थित लंकाशायर और मैनचेस्टर की जो कपड़ा मिलें थी, इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैदा की जा रही थी। अब है चाय का शौक और चीन के साथ व्यापार। देखिए, 18वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये चीन से चाय और रेशम को खरीदकर इंग्लैंड में बेचा करती थी। यहाँ पे बताया भी गया है कि 1785 के आसपास इंग्लैंड में 1.5 करोड़ पाउंड चाय का आयात किया जा रहा था और 1830 तक आते आते चाय की दीवानगी यहाँ पर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि करीब आंकड़ा ये 3 करोड़ पाउंड तक पार कर चुका था। देखिए, इस व्यापार की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ पर ये व्यापार जो था एक तरफा व्यापार था। यानी ये लोग जो चीन से व्यापार कर रहे थे तो चीन से व्यापार में केवल चीन से सामान का क्रय कर रहे थे, अपना कोई भी सामान ये चीन को नहीं बेच पा रहे थे। ये बड़ी समस्या थी। इसके चलते दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी क्योंकि ये लोग केवल चीन से सामान का क्रय कर रहे हैं तो क्रय करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता था? भुगतान करना पड़ता था और भुगतान चांदी के सिक्कों में होता था। तो ऐसे में वहाँ के जो इंग्लैंड के लोग हैं, इंग्लैंड के जो शासक वर्ग के लोग हैं, उनको भी लग रहा था अगर ये व्यापार लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ब्रिटेन का जो कोष है वो खाली हो जाएगा, इंग्लैंड का जो कोष है वो खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि इस व्यापार की एक समस्या ये थी कि इंग्लैंड में इस समय ऐसी कोई वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता था
जिसे ये चीन के बाजार में आसानी से बेच सकें। व्यापारी जो हैं चाय के बदले चांदी के सिक्के, चाय के बदले चांदी के जो सिक्के हैं जिनको बुलियन कहा जाता था, ये दिया करते थे। और चांदी के सिक्कों में भुगतान करने की वजह से इंग्लैंड को देश का खजाना खाली होने का भय था। इसके अलावा चीन का जो मंचू शासक था वो इन विदेशी व्यापारियों को संदेह की दृष्टि से देखता था। उसे ऐसा लगता था कि अगर इन व्यापारियों को चीन के बाजार में व्यापार करने की अनुमति दे दी जाएगी तो हो सकता है आने वाले समय में ये स्थानीय नीतियों को प्रभावित करें। इसी वजह से मंचू शासक ने किसी प्रकार के विदेशी उत्पाद को चीन के बाजार में बेचने की पाबंदी लगा रखी थी। इधर अंग्रेज इस जुगाड़ में लगे हुए थे कि कोई ऐसा उत्पाद उनके हाथ में लग जाए जिसे ये चाइना के मार्केट में बेच सकें। तो अफीम एक ऐसा ही उत्पाद था। देखिए, चीन में अफीम की शुरुआत जो है 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगालियों ने की थी, लेकिन यहाँ पर अफीम का इस्तेमाल मुख्यतः औषधि के रूप में हो रहा था। यहाँ के शासक ने औषधि के अलावा अफीम के उत्पादन और विक्रय पर रोक लगा रखी थी, लेकिन राज की पाबंदी के बावजूद भी 18वीं शताब्दी के मध्य में जो पश्चिम के व्यापारी हैं, यानी खास करके जो अंग्रेज हैं, इन्होंने चीन में इलीगल तरीके से अफीम का व्यापार स्टार्ट कर दिया है। और जब इलीगल तरीके से यहाँ पर व्यापार स्टार्ट हो गया है तो जल्दी चीन की जनता को अफीम की लत भी लग गई है और यहाँ की बहुसंख्यक जनता जो है अफीम की लत का शिकार भी हो गई है। अफीम के इस अवैध व्यापार से जो भी धनराशि इन्हें हासिल हुई, उस धनराशि के बदले ये लोग चाय खरीदते थे। अब देखिए, यहाँ पर इनका दोहरा फायदा हो गया। यहाँ पर ये लोग अफीम का उत्पादन भारत में करा रहे हैं, भारत से अफीम ले जा रहे हैं चाइना में, और उस अफीम के बदले जो भी इन्हें धनराशि मिल रही है उसी से वो चाय भी खरीद रहे हैं और चाय खरीद कर ये लोग अपने इंग्लैंड भेज रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि अंग्रेज व्यापारी जो है भारत से अफीम ले जाकर चीन में बेचते थे और चीन से इंग्लैंड को चाय का निर्यात करते थे। अंग्रेज जो कुछ भी चीन में कर रहे थे उन सब की जानकारी चाइना के शासक को थी। तो चीन के शासक ने 1839 में लिन जेसू को कैंटन का विशेषायुक्त नियुक्त किया। देखिए, यहाँ पर कैंटन आप देख पा रहे हैं। कैंटन जो है दक्षिण पूर्वी चीन का एक प्रांत है और लिन जेसू को अफीम के व्यापार को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लिन जेसू के कैंटन में विदेशी व्यापार पर रोक लगाने से इंग्लैंड ने जो है चीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। तो ऐसे करके यहाँ पे अफीम युद्ध लड़ा गया है। अफीम युद्ध जो है 1837 से लेकर 1842 तक चला है। हालांकि इस युद्ध में चीन को हार का सामना करना पड़ा है और अंततः एक अपमानजनक संधि स्वीकार करनी पड़ी है। इस संधि की शर्तों के अनुसार अफीम के व्यापार को यहाँ पे कानूनी मान्यता दे दी गई है और चीन के दरवाजे जो हैं विदेशी व्यापारियों के लिए खोल दिए गए हैं। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अफीम युद्ध जो है ये कब हुआ था। ये 1837 से लेकर 1842 के बीच में हुआ है और इंग्लैंड और चाइना के बीच हुआ है। नोट के रूप में बताया गया है कि थॉमस डैनियल जो है अपने भतीजे विलियम डैनियल के साथ 1786 में भारत आए थे। ये कुछ समय तक चीन के कैंटन में रहे हैं, उसके बाद ये भारत में पहुंचे हैं। अब आगे है कि अंग्रेज व्यापारी अफीम कहाँ से प्राप्त करते थे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बंगाल विजय के बाद ही अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता का प्रसार किया है, अपने पांव पसार पाए हैं ये लोग। और बंगाल विजय के बाद अंग्रेजों ने अपने कब्जे की जो भी जमीन थी उस पर अफीम की खेती स्टार्ट करवाई है। 1767 से पहले भारत से केवल 500 पेटी अफीम निर्यात की जाती थी। 1870 तक आते आते सरकार जो थी हर वर्ष लगभग 50,000 पेटी अफीम का निर्यात करने लगी थी, यानी इतनी बड़ी मात्रा में अफीम निर्यात की जाने लगी थी। हालांकि भारतीय किसान जो थे वो अफीम बोने के लिए तैयार नहीं थे। इसके पीछे कई सारे कारण थे। पहला कारण यह था कि अफीम की जो खेती होती थी वो सबसे उर्वर जमीन पर की जाती थी और उस समय के किसान सबसे उर्वर जमीन पर दालें उगाते थे। उनका मानना था कि अगर हम अपनी उर्वर जमीन पर अफीम की खेती करेंगे तो खाद्यान्न का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ये लोग अफीम की खेती नहीं करना चाहते थे। सेकंड कारण यहाँ पर यह था कि बहुत सारे किसानों के पास उस समय खुद की ज़मीन नहीं थी, तो किसान जो थे भूस्वामियों से बटाई पर ज़मीन लेकर तब अफीम उगाते थे। तीसरा कारण यहाँ पर यह बताया गया है कि अफीम बोने के बाद किसान जो हैं अपनी जो दूसरी बोई हुई फसलें हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाते थे, क्योंकि अफीम के पौधे बहुत ज़्यादा नाजुक होते थे और इनको जिंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो जहाँ कहीं भी किसान अफीम की खेती करते थे वो खाद्यान्न की फसलें नहीं उगा पाते थे। चौथा कारण भी बताया गया है, चूंकि अफीम की खेती करने के बाद जो भी फसल होती थी उसका दाम किसान तय नहीं कर पाते थे, वो दाम सरकार तय करती थी। इस सरकारी मूल्य पर ही अफीम को खरीदा जाता था, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा कम था और किसानों के लिए घाटे का सौदा था। इसी वजह से किसान, यहाँ के जो किसान थे वो अफीम की खेती नहीं करना चाहते थे। आगे है किसानों को अफीम की खेती के लिए कैसे मनाया गया। देखिए, उस समय के बंगाल की बात करें तो उस समय बंगाल में बहुत ज़्यादा गरीबी और भुखमरी व्याप्त थी। वहाँ के किसान गरीबी और भुखमरी में जी रहे थे। उनके ऊपर सूदखोरों का कर्ज लदा हुआ था। जब अंग्रेजों ने रकम की पेशकश की है तो ऐसे में किसानों को लगा है इस रकम से उनकी तात्कालिक ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी।
उन्होंने उस समय भविष्य की चिंता नहीं की और रकम को एक्सेप्ट कर लिया। इन किसानों तक यह रकम जो है अफीम के सरकारी एजेंटों के जरिए पहुंचती थी और ये एजेंट जो है गांव के प्रधान को अग्रिम रकम देते थे और बाद में प्रधान जो है रकम किसानों को सौंपते थे। एक बार किसान जब रकम एक्सेप्ट कर लेता था तो वो खेती करने के लिए बाध्य था। देखिए, इस व्यवस्था के तहत किसानों को एक निश्चित क्षेत्रफल में अफीम बोनी पड़ती थी और अफीम की जो फसल होती थी वो अफीम के एजेंटों के द्वारा ही काटी जाती थी। एक बार फसल बोने के बाद इस पर किसान का अधिकार नहीं रहता था। यानी कहने का मतलब ये है कि एक बार फसल तो बो दी, लेकिन उस फसल पर किसान का कोई अधिकार नहीं था और वह इस जमीन पर कोई दूसरी फसल भी नहीं उगा पाता था। इसके अलावा इस फसल को कहीं और बेचने की भी आज़ादी नहीं थी। फसल हमेशा सरकारी खरीदती थी। सरकार के जो एजेंट होते थे वो तय दाम पे खरीदते थे और सरकार का जो दाम होता था बहुत कम होता था। देखिए, सरकार जो थी इस बात के पक्ष में थी कि अफीम का उत्पादन कम से कम लागत पर किया जाए और कलकत्ता के जो अफीम एजेंट हैं उनको अफीम जो ऊंचे दाम पर बेचा जाए ताकि सरकार दोहरा लाभ कमा सके। कलकत्ता के जो एजेंट थे वो अफीम को चाइना के मार्केट में भेजते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1773 तक बंगाल सरकार ने अफीम के व्यापार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। हालांकि 1820 के दशक तक आते आते सरकार को यह समझ में आने लगा है कि उनके क्षेत्र में अफीम का उत्पादन घटने लगा है। इसका रीजन सबसे बड़ा ये था कि किसान रुचि नहीं ले रहे थे और किसानों के ऊपर जो शोषणकारी नियम कानून थोपे गए थे उन सब की वजह से भी उत्पादन कम होने लगा था। जबकि उस समय के जो गैर ब्रिटिश इलाके थे, खास करके जो रियासतों वगैरह में अफीम का उत्पादन हो रहा था, वहाँ पर अफीम की खेती खूब फल फूल रही थी। मध्य भारत और राजस्थान जैसे जो रियासतें थीं वहाँ पर अफीम का उत्पादन बदस्तूर जारी था। ब्रिटिश सरकार केवल ये चाहती थी कि अफीम के उत्पादन पर केवल उसका आधिपत्य बना रहे। तो इसने क्या किया, इसने अपने एजेंटों को आदेश दिया है, जो एजेंट इसके रियासतों में रह रहे थे उनको आदेश दिया है कि आप लोग वहाँ के व्यापारियों के अफीम को जब्त करें और उसको नष्ट कर दें ताकि ब्रिटिश सरकार का अफीम पर आधिपत्य बना रहे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज जो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।